ने साफ तौर पर महिला शक्ति की बात कही और कहा कि आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। तो महिला शक्ति की बात कही प्रधानमंत्री ने, साफ तौर पर कहा कि किस तरह से आज जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही हैं और ये मोदी की गारंटी है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको आगे लेकर जाना है। इस पूरे खबर पर और प्रधानमंत्री के संभाषण पर, प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान प्रकाश चंडालिया, जो कि संपादक है राष्ट्रीय महानगर के, कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री के संभाषण को अगर आपसे कहा जाए किस तरह से उसका आकलन करेंगे, कैसे देखते हैं? महिलाओं का न सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वो हमको शक्ति देती हैं, उनको सशक्त बनाना है, बल्कि उनसे ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है प्रधानमंत्री को। जी, मोदी जी पूरे देश की महिलाओं की, मां बहनों की, बेटियों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। पूरे देश में उन्होंने जो जन जागृति की है उसके लिए उनको कुछ नए सिरे से कहने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी बिल्कुल सही है कि पूरा 140 करोड़ के जितने भारतवासी हैं सब मोदी जी के परिवार के लोग हैं। आज जिस संदर्भ में मोदी जी ने यह बात कही है उसका महत्व कुछ अधिक इसलिए बढ़ जाता है। ये बात उन्होंने शस्त्र श्यामला बंग भूमि से कही है जो शक्ति के प्रतीक है। और मोदी जी के वक्तव्य में भी ये बात उभर कर आई है कि आज बंगाल की महिलाओं को आज जितनी असुरक्षा वो महसूस कर रही हैं, पिछले 60 दिनों के कालखंड को अगर उठाकर देखें तो संदेश खाली बंगाल के चेहरे पर एक काला टीका लग गया है। मोदी जी आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में आए हैं, उम्मीद का सूरज बनकर के आए हैं। और आज उनके मंच पर संदेश खाली की महिलाएं जो 60 दिनों से रो रही हैं, उनके ऊपर जितना अत्याचार किया गया, जितना दुर्व्यवहार किया गया, जिस शक्ति की भूमि की वंदना अब तक पूरा देश और दुनिया करती रही, उसको लूटने की कोशिश सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के लोगों ने की। मोदी जी के आने से यहाँ की माताओं को, बहनों को एक सुरक्षा का आभास हुआ है। और आज जिस बुलंदी के साथ में माननीय मोदी जी ने अपनी बात कही है, उससे निश्चित रूप से यहाँ की महिलाओं को संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरा मेरा देश परिवार है, माताओं के लिए, बहनों के लिए मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि केंद्र की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी पश्चिम बंगाल में भी लागू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी उसे लागू नहीं होने दे रही है। आज इसके विपरीत संदेश खाली में 12-7 अंचल में मोदी जी ने इतनी विशाल जनसभा, कृष्णा नगर में उनकी जनसभा हुई, आराम बाग में हुई, हर जगह स्थान छोटा पड़ गया। और उसी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज 12-7 में जो सभा हुई, इतने भारी विशाल संख्या में, और महिलाओं को एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आज उन्हें लगा है कि 60 दिनों की जो उनकी पीड़ा थी उसे कहीं ना कहीं आज उनके मन और मस्तिष्क को एक सुकून मिला है कि हाँ, हमारा कोई अभिभावक है जो हमारी फिक्र करता है और हमारी चिंता कर रहा है। जी जी जी, निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात और जो पिछले 1-2 दिन से बोल रहे हैं लगातार, परिवार को लेकर के प्रधानमंत्री सबसे पहले इस बात को कहते रहे कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो देश का नुकसान करती हैं। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों जब से पटना में उनके परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और ये जो सवाल उठाए गए, उसके बाद खरी खरी, जिसको कहते हैं कि विपक्ष को भी सुनाते हैं प्रधानमंत्री और जनता को भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप ही हमारा परिवार है। निखिल जी, आज देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी प्रांतीय पार्टियां हैं वो सारी परिवारवादी हैं। राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उसको भी, पार्टी को भी सिर्फ परिवारवाद से लेना है। आज पश्चिम बंगाल में ले लीजिए परिवारवादी पार्टी है, बिहार में ले लीजिए परिवारवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में परिवारवादी पार्टी है, तमिलनाडु में परिवारवादी पार्टी है, जम्मू कश्मीर में परिवारवादी पार्टी है। ये जितनी पार्टियां हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं सत्ता के शीर्ष पर रहूं, मैं पार्टी का सुप्रीमो रहूं और मैं ही भविष्य में अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने परिवार के लोगों का चयन करूं। लेकिन मोदी जी का जितना बड़ा परिवार है, मोदी जी का बृहत्तर परिवार है, बिहार में भी उन्होंने ये बात कही और इस बात की गूंज पूरे देश में हो रही है कि मोदी जी का परिवार पूरे भारतवासी हैं। 140 करोड़ का परिवार उनका अपना है, उन्हें कोई मोह नहीं है। आज उनकी पार्टी में भी, आज किसी पार्टी में अपने जो परिवारवाद की झलक दिखाई पड़ती है, उन्होंने इस राजनीति की धारा को मोड़ने का काम किया है। और आज एक नए सिरे से इस बात को लोग स्वीकार करने लगे हैं कि इन जो प्रादेशिक स्तर की पार्टियां हैं जिनमें सिर्फ परिवारवाद चलता है, वो नहीं चलने वाला है। और इसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई पड़ने लगी। जी, कुछ बातें उन्होंने महिलाओं के जब सशक्तिकरण की बात की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की, प्रधानमंत्री ने कहा जो किसान को, महिला किसानों को जो फायदा मिला है उसकी बात कही प्रधानमंत्री ने। किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, किस तरह से इसका पूरा जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, किस तरह से पश्चिम बंगाल की महिलाएं कनेक्ट करेंगी इन चीजों को प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ में?
निखिल जी, सही बताता हूं कि ये पश्चिम बंगाल में, आज हम बंगाल के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। जी। ममता बनर्जी की पार्टी जब आई थी तो उसने बड़ा लोक लुभावना नारा दिया था, माँ माटी मानुष। पहला शब्द था माँ, यानी हम माँ की सुरक्षा करेंगे, माँ का विकास करेंगे, नारी शक्ति का विकास करेंगे। इन 12-13 वर्षों में ममता बनर्जी की पार्टी ने, तृणमूल सरकार ने महिलाओं का जो विकास किया है वो अब किसी से छिपा नहीं है। किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार दुर्व्यवहार होता है, उनके नाम के जमीन के पट्टे छीन लिए जाते हैं। महिलाओं का जितना शोषण हो सकता है उसकी पराकाष्ठा तृणमूल की सरकार ने करके दिखा दी है। मोदी जी की अपेक्षा इस सरकार, बंगाल के लोगों को थी, 10 करोड़ से अधिक की यहाँ पर आबादी है। यहाँ के लोग जितने नारों में अब तक फंसते चले गए, उसका नुकसान इन लोगों ने झेल लिया। अब इन्हें एक प्रकार से अंधेरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है। रोशनदान के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाएं दिखाई पड़ती हैं। केंद्र की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसका लाभ नारी शक्ति को बंगाल में भी मिल सकता था, वो ममता बनर्जी की सरकार की जिद की वजह से यहाँ की महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा है। बेटी पढ़ाओ से लेकर के नारी शक्ति की जितनी है, जन साधारण की जितनी योजनाएं हैं, वो लाभ केंद्र सरकार बंगाल की जनता को भी देना चाहती है। लेकिन तृणमूल सरकार अपनी जिद की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, अपनी लाल फीताशाही और अपनी तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से जन साधारण तक पहुंचने नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें केंद्र सरकार से खुंदक है। ममता बनर्जी, तृणमूल सरकार जो है वो किसी भी हालत में विपक्ष के रूप में किसी को देखना नहीं चाहती हैं, अपनी तानाशाही और हिटलरवादी प्रवृत्ति की वजह से, जिसका नुकसान यहाँ की माताओं बहनों को हो रहा है। इसलिए यहाँ की माताएं बहनें माननीय नरेंद्र मोदी जी में अपने अभिभावक की तस्वीर देखती हैं। ऐसे लगता है कि माननीय मोदी जी एक रक्षा कवच के रूप में उनके सामने आते हैं। उनकी बातों का बहुत बड़ा असर यहाँ के जनसाधारण पर पड़ने वाला है। जी, दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि आज की जो जनसभा हुई है, आज की जो जनसभा है, इसमें इसके बारे में ये समझना चाहेंगे, इसका संदेश किस तरह से मिलेगा, आज किस तरह से संदेश जाएगा दरअसल, और खासतौर पर टीएमसी के कैडर्स में किस तरह से इसको लिया जाएगा, टीएमसी सरकार किस तरह से इसको लेगी? जी निखिल जी, ये जो 12/7 अंचल है, ये उत्तर 24 परगना जिला का क्षेत्र है। आपको रोकना चाहेंगे प्रकाश जी, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ले चलेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ और उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हैं, उस पर कुछ आपके साथ अपने असेसमेंट शेयर करना चाहूँगा। संदेश खली, द प्लेस हैज़ acquired a certain notoriety। आपको पता है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। There are hundreds of islands in the Sundarban Delta, जहाँ पे गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। It is surrounded by a web of tidal waterways, rivers, canals. The island's water ecosystem is rich in nutrients, और फार्मिंग फिश के लिए it's a very fertile place। 2011 का जो सेंसस था हमारा, उसमें यहाँ की जो जनसंख्या है 49% हिंदूज, 30% मुस्लिम्स, 15% क्रिश्चियंस संदेश खली 1 ब्लॉक में, और 30% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट है, 26% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और संदेश खली आइलैंड इटसेल्फ is mostly inhabited by scheduled caste and scheduled tribe farmers and fisher folk। मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको जानकारी है, दी टीएमसी लीडर, शायद उन्होंने टीएमसी को 2013 में ज्वाइन किया था, शाहजहां ने, वो इस एरिया के एक किस्म से, मैं क्या शब्द, बाहुबली हैं, जो उस ज़मीन को वहाँ लोगों से करते थे एक्सप्लॉयटेशन, पर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुई है वहाँ उसके बाद, और वहाँ पे एक मनी लॉन्ड्रिंग भी का था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक इन्वेस्टिगेशन थी, और ये आई थिंक दिस इंसिडेंट्स आर ऑफ अर्ली जनवरी, शायद 5 जनवरी के आसपास। तो पहली बात तो 55 दिन somebody who's known by the entire population to have been involved in the committing of these atrocities, उसको पकड़ ही नहीं रहे थे। जब ये मामला आगे बढ़ा, और आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि वहाँ की जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं,
उन्होंने एजिटेट किया। और ये जो कल की कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है 169 of 2024 with 191 of 2024 State of West Bengal and others versus Enforcement Directorate Kolkata Zone Officer and 1, मैं ये रिजर्व की गई थी 4 तारीख को, डिलीवर हुई है 5 के। इसके कुछ मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूं सो दैट यू विल गेट अ फुल पिक्चर। ये आई एम गोइंग टू पैरा 14 और इसमें इन्होंने कहा है कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में, दस दिस एक्ट of the state police meaning West Bengal police, would be sufficient to hold that the state police are totally biased and every attempt is being made to delay the investigation in order to protect the accused who has been absconding for more than 50 days. The then absconding accused is stated to be a strong man in the locality, I had used the word Bahubali, and has very powerful connections in the ruling party, apart from having been elected as a Karmadhyaksh of Zilla Parishad, North 24 Parganas, having been fielded as a candidate of the ruling dispensation. Ruling dispensation का मतलब है TMC. The state police had played a hide and seek methodology in all probabilities to shield the accused, who undoubtedly is a highly politically influential person who has demonstrably shown that he is and would be in a position to influence the investigation if allowed to rest with the state police. मैं exact extract पढ़ रहा हूं आपको. The case has been registered by ED investigating into the public distribution system scam involving highly politically powerful persons which include the accused Shah Jahan. Thus, what is required is a fair, honest and complete investigation, and this alone will retain the public confidence in the in the impartial working of the state agencies. We have no hesitation in our mind to hold that this confidence has been shaken and there can be no longer a case that the case on hand requires to be transferred to be investigated by CBI. The learned single bench has recorded paragraph 10. I'll skip the first. तो क्या हुआ है? एक तो स्टेट पुलिस पहले अक्यूज्ड को, शाहजहां को गिरफ्तार नहीं होने दे रही। दूसरा, व्हेन ही इज प्रोड्यूस्ड, आपने वो विजुअल क्लिप्स देखे हैं, ही इज मार्चिंग देयर व्हेन ही इज गोइंग टू अ कोर्ट एज इफ ही इज लीडिंग अ विक्ट्री प्रोसेशन। आई थिंक ही इज आल्सो मेकिंग अ वी साइन। और उसके बाद क्या होता है, मैं बाकी जजमेंट आई स्पेयर यू, बट एक बार बताऊंगा। एक फाइनल पैरा मैं 17 पैरा से पढ़ रहा हूं। Thus it has become imperative and absolutely necessary for doing complete justice and enforcing the fundamental rights of the public in general and the public of the locality that the case be transferred to the CBI for an investigation and process further. तो एक क्या है, स्टेट पुलिस is completely biased, उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही, they are not handing him over, और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होता है, ही ट्राइज टू गो अप। नो, इट्स नॉट दैट पर्सन इज अपीलिंग, इट्स द स्टेट गवर्नमेंट विच इज कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं पहली बार आई एम कमिंग अक्रॉस अ केस लाइक दिस। And they're appearing to sue what? Ki a man who, according to information in the public domain, सबको पता है इसने क्या किया वहां पे, कि उसको प्रोटेक्टिव कवर मिले। देखिए, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उनके जो बिहाफ पे वकील काउंसिल अपीयर कर रहे हैं, आई विल स्टिक टू द पोजीशन दैट ही इज appearing on behalf of the state government, but appearing for this person. I'm not going to talk about his political affiliation, कौन सी पार्टी के लीडर हैं etc. मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, बट कुछ इंसानियत भी होती है। And a situation where women have agitated, ED officers have gone there again. So it's not only a complete breakdown in the law and order situation, but उनकी जो value system है
और ऐसे आदमी को स्टेट गवर्नमेंट कह रही है इसको मत ले जाइए। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, व्हाट आई हैव सीन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, कि द मैटर वाज केम अप बिफोर जस्टिस संजीव खन्ना। उन्होंने तो ही सेड दैट इट शुड बी लिस्टेड इन फ्रंट ऑफ द चीफ फ्रॉम व्हाट एवर आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और वहां पे अर्जेंट लिस्टिंग के लिए बोला गया है। But at this stage also, I think it is a matter of great shame and highly condemnable that a state government allows this kind of an incident to take place. Then for 55 days, they don't allow him to be arrested. And then when he is produced, he comes there before the court, as he was saying, and still not handing him over. And investigation should not go to a central agency. So I had these few comments to make. I have a lot of material, but मुझे लगता है कि आप सब में इसके बारे नॉलेज लेवल मेरे से ज़्यादा ही होगा, बट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आई वांटेड टू कवर। आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस आपके हो तो। I just wanted to add. या प्लीज, सॉरी शाजिया जी, प्लीज ऐड। No, not at all. बहुत ही शर्म की बात है, और एक महिला होने के नाते बहुत ही शर्म की बात है, एक महिला होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे देश में एक ऐसी राज्य सरकार है जिसकी महिला मुख्यमंत्री चीखें नहीं सुन रही हैं हमारी दलित आदिवासी बहनों की। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी है जिसके चलते उन्हें जहांपनाह शहंशाह को बचाना है। ऐसे क्या राज हैं जिसका पर्दाफाश होने से वो डर रही हैं? सोचने वाली बात है। चाहे राष्ट्रीय आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे एनएचआरसी हो, चाहे ईडी के समन्स हो, चाहे सीबीआई की टीम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो, ऐसा क्या है और क्या वजह है कि ममता बनर्जी खुद इस शेख को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही हैं? हमारे, जैसे कि हरदीप जी ने अभी भी बताया, हमारे राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके तहत जो उनकी पुलिस है बाकायदा संरक्षण दे रही है एक ऐसे इंसान को जिसने वहां की महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसा हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि अब सीबीआई, कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और सख्त टिप्पणी के बाद भी अभी भी जहांपनाह शहंशाह शेख साहब को बचाया जा रहा है। बहुत ही तकलीफदेह हालात हैं वाकई में। और मेरी अपील ये है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कि नारी शक्ति का आक्रोश आप देखेंगे सड़कों पर, क्योंकि ये सारा मूवमेंट भाजपा ने नहीं शुरू किया है या किसी विपक्ष के नेता ने, राज्य सरकार, वहाँ की महिलाओं की ये गुहार और आवाज़ है। और आप देखेंगे उसी आक्रोश का नतीजा बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और साथ ही साथ बीजेपी के नेता भी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है टीएमसी सरकार संदेश खाली के मामले की सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए। ये बात आपको पता होगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही है और अब उसको रोकने के लिए पहुंची है सुप्रीम कोर्ट टीएमसी सरकार। फिलहाल वहां पर सुनवाई नहीं हुई है। और एक बार वापस लौटते हैं अपनी उस खबर में जिसमें हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे की। प्रकाश चंडालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश चंडालिया जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम दरअसल इसी बात की चर्चा कर रहे थे इस खबर पर जाने से पहले, कि आज का जो प्रधानमंत्री का संदेश रहा है ये किस तरह से एक तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं इसको आत्मसात करेंगी और साथ ही साथ क्या असर इसका दिखेगा टीएमसी के ऊपर, किस तरह से वो इसको ले रहे हैं? निखिल जी, टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं अंदर से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनकी जमीन सरक रही है। कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे और अभी भी माननीय केंद्रीय मंत्री ने जो कि दिल्ली से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उसमें 3-4 जो प्रमुख बिंदु उठाए हैं, उसकी ध्वनि से किसी भी पूरे देश के किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का मतांतर हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात की हाईकोर्ट की टिप्पणी इस मामले में रही कि इस राज्य सरकार जो है बायस्ड है शेख शाहजहां के मामले में। दूसरी बात, वो जब गिरफ्तार होता है और उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया जाता है, उस समय उसकी जो ठसक थी, उसके चलने का जो अंदाज था और जिस अंदाज में उसने विक्ट्री साइन दिखाई है, वो साबित करता है कि उसे किस प्रकार से राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। और तीसरी बात यह है कि अरेस्ट होने के बाद में भी जिस प्रकार से राज्य सरकार हाई कोर्ट में गई है, और कल जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उसे सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, सीबीआई के जांच का निर्देश दिया गया, उसमें भी नहीं हुआ। निखिल जी, आपको एक बात मैं याद दिलाऊं कि जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था, उसके आधे घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया था, सिर्फ आधे घंटे की तैयारी में। और कल भी जब उसे यह कहा गया कि सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, तो आधे घंटे के अंदर में राज्य सरकार जो है, उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उसके अगेंस्ट में दाखिल करने, ताकि सीआईडी को उसे शेख शाहजहां को सीबीआई को न सौंपना पड़े। ये अलग बात है कि आज उन्हें सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि शेख शाहजहां को अभी हाथों हाथ उसे सीबीआई के हवाले किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 12/7 की जनसभा में और आज ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आना निश्चित रूप से वहां पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संबल है और एक उम्मीद का सूरज है, जो प्रधानमंत्री के रहने से वहां अंधेरे में एक रोशनी का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए संबल है। और निश्चित तौर पर जो आज ये जो दोनों बातें हैं, जिस तरह से आपने कहा प्रधानमंत्री का संबोधन और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश चंडालिया जी इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें मेट्रो सेवाओं और नमो भारत ट्रेन के रूट्स के विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कोलकाता मेट्रो की कई नई सेवाओं का शुभारंभ किया और पीएम ने हावड़ा मैदान में एक्सप्लेनेड मेट्रो खंड पर एक ऐतिहासिक मेट्रो सेवा का भी उपहार दिया। ये दरअसल देश की किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है, यानी कि अंडरग्राउंड मेट्रो है, अंडर वाटर मेट्रो है। वहीं हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। पीएम मोदी ने इस समारोह में कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड, तारातला माजेरहाट मेट्रो खंड, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी खंड तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुरा निथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोची मेट्रो रेल चरण विस्तार परियोजना, ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का दहाई मोदीनगर खंड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवाड़ मेट्रो निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तारशिला की आधारशिला भी यहीं से रखी। मेट्रो रेल के ये सभी खंड सड़क यातायात को कम करने और निर्बाध, आसान और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेंगे। और प्रधानमंत्री ने हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड मेट्रो खंड पर ट्रेन में यात्रा भी की। इस दौरान पीएम के साथ स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। पीएम ने इन बच्चों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो निर्माण से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया और उनके योगदान की सराहना की।
तो छात्रों के साथ विशेष बातचीत की प्रधानमंत्री ने, और कोलकाता मेट्रो की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम देखा गया, जबरदस्त उत्साह देखा गया। हजारों लोग प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्साह से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन किया और इनके प्रेम के लिए, इनके सत्कार के लिए इन सभी का आभार जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मेट्रो सेवा के प्रारंभ होने के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा है और राज्य के लोगों को की प्रतिदिन का सफर, ये मेट्रो का जो सफर है वो उसको सुगम बनाएगा। योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो से 7 मिनट तक सफर भी किया। इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है। ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। और प्रधानमंत्री लगातार रेल गति और कनेक्टिविटी को लेकर सक्रिय हैं और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री ने दुहाई से मोदी नगर तक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस के 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के अतिरिक्त खंड का वर्चुअली शुभारंभ भी किया। पीएम ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय 1 घंटे से भी कम होने का अनुमान है, जिसे तय करने में अभी 2 घंटे से अधिक समय लगता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बाद आज बिहार का भी दौरा करेंगे। पीएम यहां बेतिया में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सड़क, रेल और तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी इन परियोजनाओं से आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।
पीएम 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। पीएम मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सबसे बड़ी खुशी यहाँ के किसानों की है, क्योंकि 350 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट करके किसानों को बहुत बड़े सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। यह पूरा गन्ना उत्पादन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और अब सुगौली और लौरिया को मक्के से एथेनॉल के लिए जो 132 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है, वह सैकड़ों करोड़ का लाभ हमारे किसानों को देगा। पीएम कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगे। नरकटियागंज से गौनाहा तक की जो आमान परिवर्तन था, उस परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और 2 नई ट्रेनों का भी शुभारंभ करेंगे। एक ट्रेन चलेगी गौनाहा से नरकटियागंज और दूसरी ट्रेन चलेगी रक्सौल से जोगबनी, जो कि चंपारण को कोसी और मिथिलांचल से और सीमांचल से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाएं और युवा बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदी, लखपति दीदी को सामने पाकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ चंपारण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और संदेशखाली के शाहजहां शेख के संबंध में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कोलकाता हाई कोर्ट में वापस जाने के लिए कहा है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से संदेशखाली में तुरंत सुनवाई के मामले में झटका लगा। पश्चिम बंगाल सरकार के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और जल्द सुनवाई की मांग की। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने इस बात का आग्रह कीजिए, वो ही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने शेख शाहजहां को लेकर कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा कि अब शेख शाहजहां को बचाने के लिए बेचारी ममता बनर्जी क्या करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने, इन दोनों से इनकार कर दिया है। बलात्कारी को सीबीआई को सौंप दो। बंगाल की महिलाएं देख रही हैं कि कैसे ममता बनर्जी उसके उत्पीड़क को बचाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल के शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार करने के बाद बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी उसे किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश कर रही है। 2 महीना तो उसको बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया टीएमसी ने। आखिर इतना प्रेशर आया, यहाँ की आंदोलन, मीडिया की, देश भर की जो आवाज आई, मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन उसको जिस प्रकार से ले जाया जा रहा है, मंत्री जैसा जा रहे हैं, पुलिस जो उसके पीछे जा रहा है, उसे पता चलता है उसको किसी भी कीमत पर बचाएंगे और आज कोर्ट का सहारा है। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार बेटी बचाओ आंदोलन की जगह शाहजहां बचाओ आंदोलन चला रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बेटी बचाओ नहीं, शाहजहां बचाओ कर रही है। कल जब कोलकाता हाईकोर्ट ने एक सख्त संदेश और सख्त आदेश दिया कि शाहजहां का मामला ट्रांसफर होना चाहिए सीबीआई को और उसकी कस्टडी सीबीआई के पास जानी चाहिए, और उन्होंने कहा कि उसको बचाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल पुलिस ठीक से कार्य नहीं कर रही, पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक हुआ है और इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता ट्रांसफर करने का, तब ममता बनर्जी, जिन्होंने उसे असेंबली में डिफेंड किया,
विक्टिम्स पर, महिलाओं पर सवाल उठाए। अभिषेक बैनर्जी जिन्होंने उसे जनसभा में डिफेंड किया, उन्होंने एक बार फिर से शाहजहां बचाओ शुरू कर दिया, सेकुलर संरक्षण दिया। जिस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई वेस्ट बंगाल सरकार और उसकी कस्टडी देने से इनकार कर दिया। ऐसा कौन सा सत्य है संदेश खाली में? ऐसा क्या हुआ है वहां पर जिससे कि इतनी घबराती है ममता बनर्जी की सरकार? क्या हिंदू महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वोट बैंक के नाम पर ऐसा सेकुलर संरक्षण दिया जाएगा? तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या सच है जिसको ममता बनर्जी सरकार छुपाना चाहती है, और आखिर ऐसा क्यों है कि वो शेख शाहजहां की जांच सीबीआई से कराने में हिचकिचा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अहमदाबाद में इन स्पेस के तकनीकी केंद्र का उन्होंने शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस क्षेत्र को गोपनीयता के पर्दे से बाहर निकालने के साहसी निर्णय के बाद ही ये संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज 8 अरब अमेरिकी डॉलर की है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 2040 तक ये कई गुना बढ़ जाएगी। तो 2040 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान जताया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि भारत के पास 2040 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर की क्षमता हो सकती है, और ये एडीएल की रिपोर्ट भी कहती है। भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हर व्यक्ति के जीवन को छू रही है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अप्रैल से दिसंबर 2023 तक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स द्वारा 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की घोषणा की है। पिछले 9 वर्षों में भारत ने 389 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो इसका भी ब्यौरा दिया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने 389 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो उसका मार्केट भी किस तरह से बढ़ा है, इसका विस्तार दिया उन्होंने जितेंद्र सिंह ने। तो साफ तौर पर बताया कि किस तरह से मार्केट बढ़ा है और किस तरह से जो पर्दे में जो योजना रहा करती थी उसको बाहर लेकर आई है केंद्र की सरकार और मोदी सरकार। और केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में वर्तमान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई नीति की समीक्षा की है। एफडीआई नीति में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की यानी एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की समीक्षा की है। एफडीआई नीति में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं और इसके लिए इसकी समीक्षा की गई है। उपग्रहों के लिए उपकरण बनाने में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। उपग्रह विनिर्माण एवं संचालन में 74% एफडीआई हो सकती है। ये सारे निर्णय हाल ही में मोदी सरकार ने लिए हैं। प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियां या उप प्रणालियों में 49% का एफडीआई हो सकता है। एफडीआई के नियमों में संशोधन देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी पहल है। भारत को विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से 17 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर की आमदनी हुई। ये समझने की बात है। 17 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर, 15 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर पिछले 9 वर्षों में ही कमाए गए।
तो 17 में से 15 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर पिछले 9 वर्षों में कमाए गए। तो किस तरह से इस नीति को बढ़ावा दिया है मोदी सरकार ने, किस तरह से एफडीआई का जो असर हुआ है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन नेक्स्ट 10 वित्तीय राजधानी मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। भारत के बारे में विश्लेषक क्या गलत करते हैं शीर्षक वाले सत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उन आख्यानों पर अपने विचार व्यक्त किए जो अक्सर भारत के विकास, राजनीति और समाज के बारे में पश्चिम में सुर्खियों में छाए रहते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 75,000 लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है, वहीं हर मिनट बहुत से लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ रहे हैं। 75,000 लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला और 25 करोड़ की आबादी आज देश में गरीबी रेखा से बाहर आ गई है। आप लोगों की दुनिया का हिस्सा बन गई है। ये मार्केट पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। और हर सेकंड में 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने जो काम किया है ऐसा काम कोई अपनी कंपनी के लिए ना करे, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था आज 11 नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। मैंने मोदी जी को देखा है, कोई अपनी कंपनी के लिए भी इतने पैशन के साथ काम न करे, इतने पैशन के साथ मोदी जी ने देश के विकास के लिए काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, देश की संस्कृति के लिए काम किया है। और इसी के कारण आज दुनिया में 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और महंगाई कम करने को लेकर सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का असर दिख रहा है। पिछले 2 महीने से खुदरा महंगाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फरवरी में इसके और घटकर 5% से नीचे आने की उम्मीद है। इससे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 3 महीने में लगातार 5% से ऊपर बनी हुई है। जनवरी में खुदरा महंगाई 5.10% रही। मंगलवार को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIA द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य पदार्थों और ईंधन बिजली की कीमतों में नरमी से फरवरी में खुदरा महंगाई दर 4.87% रहने की उम्मीद है। दूसरे उत्पादों के साथ खाने पीने की वस्तुएं भी फरवरी में सस्ती होंगी। उम्मीद है कि खाद्य महंगाई फरवरी में घटकर 7.9% रह जाएगी। जनवरी में खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई दर 8% से ज़्यादा रही थी। मसालों की महंगाई दर भी फरवरी में 16.4% से घटकर 12% पर आ जाएगी। और मसालों के अलावा फलों की महंगाई दर भी 2% से ज़्यादा घटकर 6.4% पर आ सकती है। इसके अलावा दूध की महंगाई दर गिरकर 3.8% पर आ सकती है, जो कि जनवरी में 4.6% रही थी। अनाज की महंगाई दर 7.8% से घटकर 7.3 पर आ सकती है। यह फरवरी के आंकड़ों का अनुमान है, जो कि मार्च के पहले हफ्ते में आएंगी। और छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने के लिए तैयार है। इस खान की उत्पादन क्षमता को वर्तमान में 5.25 करोड़ टन से बढ़ाकर 7 करोड़ टन सालाना करने के लिए पर्यावरण मंजूरी दी गई है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए SECL की विशाल परियोजनाओं में से एक के रूप में गेवरा कोयला खान की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कोयला मंत्रालय ने अपने कठिन प्रयासों से रिकॉर्ड समय में 7 करोड़ टन के उत्पादन के पर्यावरण मंजूरी को प्राप्त करने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके इसको संभव बनाया है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस।
घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब देखेंगे खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों के लिए चलेंगे सुचित्रा के पास, जो तैयार है खेल जगत की सारी खबरों को लेकर। सुचित्रा, क्या है खास खेल की दुनिया में? शुक्रिया निखिल। और सबसे पहले हम बात करते हैं डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज से डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी। मुकाबले से पहले तो इसके बारे में हम आपको बता दें, जो डेफ टीम के बारे में विश्व क्रिकेट के बारे में बता रही थी सुचित्रा, उसके बारे में आपको बता दें कि उसकी आज से शुरुआत हो रही है और भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी। मुकाबले से पहले भारतीय डेफ टीम ने एक वार्म अप सत्र में हिस्सा लिया। वहीं इससे पहले डेफ T20 विश्व क्रिकेट कप की ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया। भारतीय डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनीत मल्होत्रा का कहना है कि मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का फिट रहना अहम है। ऐसे टीम के खिलाड़ियों को फिटनेस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल सुचित्रा के साथ हम नहीं जुड़ पाए हैं कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन इन खबरों को हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे। और डेफ क्रिकेट के बाद हम बात कर लें फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जिसके शुरुआती दौर के मुकाबले जारी हैं। पेरिस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं भारत की स्टार शटलर PV सिंधु इस टूर्नामेंट के पहले दौर के मैच में मैदान पर होंगी। वहीं इससे पहले भारत के सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है। और युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में PCI के निलंबन को हटाने की बात की है। 9 मार्च को PCI के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। उनके द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके चुनाव में देरी होने की वजह से खेल मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय पैरालंपिक समिति को सस्पेंड कर दिया था। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।